स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका एजुकेटर दोस्त दीपांशु सिंह एंड आई एम बैक विद लेक्चर नंबर 2 ऑफ सुपर 50 पॉलिटी सीरीज, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं 50 ट्रैप एरियाज ऑफ पॉलिटी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम सवाल बनते हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है ऑन प्रियम्बल एंड यूनियन एंड टेरिटरी। बट दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये डेली पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप क्यूआर कोड को जैसे ही स्कैन करेंगे आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी। और उसके अलावा स्टडी आईक्यू पे हमने बहुत सारे बैचेस लॉन्च किए हुए हैं। P2I प्रोग्राम है, फाउंडेशन बैचेस। उन सबसे जुड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डीप लाइव कोड यूज करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, और आपको सारा बेनिफिट मिल जाएगा। ऑप्शनल भी आप कॉम्बो में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रियम्बल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट की तरह है, हमारा डॉक्यूमेंट जो है। और साथ साथ ये हमारे आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। और ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उनके इंटेंशंस को हाईलाइट करता है, उसकी हिस्ट्री को बताता है, और कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशंस को भी हाईलाइट करता है। तो प्रियम्बल अगर आप देखेंगे दोस्तों, चार चीजों को हाईलाइट करता है। पहली है सोर्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव बताता है कि हम लोग क्या इंश्योर करना चाहते हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और साथ साथ डेट ऑफ अडॉप्शन जो है वो हमारा 26 डे, दैट इज 26 ऑफ नवंबर 1949 जो है, ये हमारा ये बताता है। बट आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं दोस्तों, कि प्रियम्बल को इनैक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, जब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी इनैक्ट हो चुका था। जिसी के बारे में आप जानते होंगे कि हम लोग इसको जो जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया था। तो आइडिया बिहाइंड दिस वाज बाय जवाहरलाल नेहरू जी, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी बोला जाता है, जिसको 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट किया गया। और ये एक इंपॉर्टेंट गाइड की तरह काम करता है, गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसलिए काफी ज्यादा यूजफुल है हमारी जुडिशरी के लिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और या फिर अगर सरकार के एग्जीक्यूटिव एक्शन की बात करें, पीएम मुंशी साहब कहते थे कि ये हॉरोस्कोप है हमारे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। फिलोसफी ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज, पॉलिटिकल हो चाहे मॉरल हो चाहे रिलीजियस हो, जिसमें हमारा संविधान बेस्ड है, उसको ये हाईलाइट करता है। इसके साथ साथ हमारा सोल भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये बताता है हमारे जो नेचर ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी होगी वो कैसी होगी। ये सोलेम रिजॉल्व विच इज नथिंग बट अ रेवोल्यूशन कैन ऑल्टर, वो हिदायतुल्लाह जी साहब का कहना है इस बारे में। बट इसमें कुछ ट्रिकी एरियाज भी हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि प्रियम्बल को सिर्फ अभी तक एक बार ही अमेंड किया गया है 1975 में। जब आप देखेंगे कि इसमें सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो था लिखा हुआ था, बाद में इसमें वर्ड ऐड किया गया सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड जो है इसको बाद में ऐड किया गया, अलॉन्ग विद अगर आप देखेंगे जो जो टर्म्स आप देखेंगे, फ्रेटर्निटी, इंटेग्रिटी, ये सब जो चीजें हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट जो आप देखेंगे वाज एडेड इनटू द प्रियम्बल। तो तीन मेजर चेंजेस हुए विद द अमेंडमेंट दैट हैपेंड इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और प्रियम्बल जो है अभी भी अगर आप देखेंगे इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी बोलते हैं। और उसके साथ साथ आप देखेंगे केशवनंद भारती केस में 1973 के केस में इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया, और ये बोला गया कि हम इसको अमेंड कर सकते हैं सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, कि जो हमारे प्रियम्बल में सोशल जस्टिस की बात की गई है वो क्या है। वो बेसिकली सोसाइटी क्रिएट करने की बात करता है जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन हो। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, एवरी पर्सन मस्ट बी पेड इक्वली फॉर इक्वल पोजीशन एंड ऑल पीपल मस्ट गेट अपॉर्चुनिटीज फॉर द लिविंग। साथ साथ पॉलिटिकल जस्टिस की भी बात करता है, कि हर किसी के पास अधिकार होगा इलेक्शन में लड़ने का और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स के मतलब दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जहां तक रही बात की प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सेटल हो गया था केशवनंद भारती केस में। बट उसके पहले जो बेरूबारी यूनियन केस था, जिसमें आप देखेंगे बाउंड्री जो है उसको इशू को रिजॉल्व करना था, उसमें प्रियम्बल को इंटीग्रल पार्ट नहीं माना गया था। पहली बार केशवनंद भारती केस में जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया तो इसको माना गया। फिर एलआईसी ऑफ इंडिया केस में भी इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें ये भी है कि इसमें जो प्रियम्बल है वो अलग से अगर आप देखेंगे जस्टिसेबल नहीं है। बट जब भी जुडिशरी किसी जजमेंट को देती है, या जब कोर्ट जो है इंटरप्रेट करते हैं मल्टीपल प्रोविजंस को, उस मामले में अगर आप देखेंगे तो ये प्रियम्बल का यूज किया जाता है और इंटरप्रिटेशन। तो उस मामले में काफी ज्यादा यूजफुल है। रिसेंटली आप देखेंगे सेम सेक्स मैरिज का जो केस चल रहा है, उसमें भी प्रियम्बल के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
खैर बहरहाल दोस्तों दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 टू 4 है, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में बताता है। काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे भी बनते हैं, बट मैं ट्रैप एरियाज पे यहाँ पे फोकस करूंगा। पहला है आर्टिकल 1, जो कि बोलता है इंडिया दैट इज भारत शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है ये काफी नैरो टर्म है, क्योंकि ये सिर्फ स्टेट्स की बात करता है, इसमें यूनियन टेरिटरी नहीं आते हैं। सो नेम ऑफ स्टेट्स और उनकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो है वो शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया गया है। अलग-अलग उसमें लॉज में मेंशन किया है कि कहाँ पे किसकी टेरिटरी आती है। तब क्लॉज 2 बोलता है कि जो इसी के बारे में मेंशन किया है कि फर्स्ट शेड्यूल में इसके बारे में मेंशन किया जाएगा। तब क्लॉज 3 इसका बोलता है कि 3 टेरिटरीज होंगी, जो कि टेरिटरीज ऑफ द स्टेट है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आएंगी, यूनियन टेरिटरीज जो है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है, और ऐसी अदर टेरिटरी जो बाद में एक्वायर की जाए। दोस्तों, भारत जो है किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, एक्वायर टेरिटरीज को भी अपना पार्ट बना सकता है, और वो हमारी जो जो यूनियन जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसके अंदर उसका पार्ट आ जाएगा। बट फिर से याद रखिएगा, यूनियन ऑफ द स्टेट्स जो है सिर्फ ये स्टेट्स की बात करता है, ये यूनियन टेरिटरी की बात नहीं। तो यूनियन ऑफ द स्टेट्स को क्यों प्रेफर किया गया एस एस कंपेयर टू फेडरेशन, जैसे कि अमेरिका में है? क्योंकि इंडियन फेडरेशन एक अग्रीमेंट की तरह नहीं आया जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन हो, और हमारे यहाँ पे स्टेट्स के पास पावर नहीं है सीड करने की। तो फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। तो इसीलिए आप देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बोला दैट इंडियन यूनियन इज बेसिकली एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, क्योंकि सेंटर जो है किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकती है। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, टेरिटरी ऑफ इंडिया को हम 3 टेरिटरी में क्लासिफाई करते हैं, टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, और जो बाद में एक्वायर किया जाता है। इसलिए दोस्तों कुछ आर्टिकल्स आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंटली ढंग से पता होना चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 2 ये बताता है कि हम किसी भी जो है लॉ को बना के पार्लियामेंट द्वारा एडमिट कर सकते हैं, यूनियन में एस्टैब्लिश कर सकते हैं न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म एज कंडीशन एज इट थिंग्स फिट। तो आर्टिकल 2 यूज होता है जब कोई नई टेरिटरी को एक्वायर किया जाता है और उसको बाद में हम जो है जो एस्टैब्लिश करते हैं एज अ न्यू स्टेट, या बिल्कुल ही नया स्टेट बना जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आर्टिकल 3 ऑन द अदर हैंड बात करता है एक नए स्टेट के बनाने की बाय सेपरेशन फ्रॉम अ टेरिटरी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, या फिर स्टेट्स को मर्ज करके, या फिर उसमें से यूनियन टेरिटरी को भी अलग किया जा सकता है। जैसा कि जम्मू कश्मीर में रिसेंटली दोस्तों आपने देखा होगा हुआ कि उसको स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन आर्टिकल 3 में अलाउड है। आर्टिकल 4 वहीं पे दोस्तों बोलता है कि जो भी काम किया जाएगा आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंदर, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 1 जहां पे आपकी यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में मेंशन किया है, और 4th शेड्यूल जहां पे राज्यसभा की सीट जो है मेंशन की गई है, उसमें भी चेंजेस किए जाएंगे, बट ये आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता। बट सवाल दोस्तों यहां पे ये उठता है कि यहाँ पे कुछ बहुत सारे आप देखेंगे एरियाज है जहां पे आप नोटिस करेंगे कि सवाल आते हुए भी फिर भी गलत हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई टेरिटरी सीड करनी है तो वो आर्टिकल 3 के अंदर कवर्ड नहीं है, जैसा कि बेरूबारी यूनियन केस में हुआ, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आप सीड कर सकते हैं। और 1956 के पहले अगर आप देखेंगे जो जो स्टेट्स थे वो क्लासिफाई हुए थे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में। और जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तो ये 4 क्लासिफिकेशन जो है वो अबॉलिश हो गया और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी बनाए गए। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत सारे लोगों को अभी तक शायद नहीं पता है, शायद उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक 1966 के पहले तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होती थी एक यूनियन टेरिटरी को बनाने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखें आर्टिकल 3 में जो टर्म है स्टेट, वो यूनियन टेरिटरी नहीं माना जाता था जब तक 18th अमेंडमेंट एक्ट 1966 में नहीं आया। उसके बाद जब से ये अमेंडमेंट आ गया, फिर आप यूनियन टेरिटरी स्टेट्स को कुछ भी बना सकते हैं विदाउट ब्रिंगिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये ईज ऑफ कन्वीनियंस के लिए बनाया गया, अदरवाइज अगर इसको ऐसे ही चलते अगर हमने रखा होता आज तक, तो शायद जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाता। इसके प्रायर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, चाहे महाराष्ट्र गुजरात हो 1960 में, दादर नगर हवेली हो, या जो अमेंडमेंट एक्ट 1961 में आया, हो या दमन एंड दीव हो, या फिर ऐसे भी और बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। 1966 के पहले तक इन सारे यूनियन टेरिटरी को बनाने के लिए अमेंडमेंट की जरूरत होती थी, नहीं तो आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं होता। तो आर्टिकल 3 को एक तरीके का ईज ऑफ कर दिया गया, आर्टिकल 3 को और पावर दे दी गई कि अगर आपको यूनियन टेरिटरी भी बनाना है या यूनियन टेरिटरी को मर्ज करके स्टेट बनाना है, सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हैं, एज पर दी अमेंडमेंट का जो क्राइटेरिया है वो हटा दिया गया। तो दोस्तों ये था आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप आपको मजा आया, बट इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया, इसका इंडिपेंडेंट कोई वजूद नहीं है, बट ये इसका कोई
आप देखेंगे जब इसको लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा पावर इसमें आ जाती है, अदरवाइज इट इज नॉन जस्टिसेबल। तो इसका आंसर आप देखेंगे डी है। ऐसे और भी क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को चाहे पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद अटेम्प्ट करिएगा, बट जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और इसी से रिलेटेड और भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे प्रियम्बल में नहीं दिया हुआ है, उसके बारे में बताइए। उसके अलावा जो ऑर्डर है हमारे प्रियम्बल में, जो हमारे नेचर ऑफ स्टेट वो क्या है, उसको जरूर बताएं। उसके अलावा इंडिया में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जो है वो कहाँ पे मेंशन किया गया है, उसके बारे में बताइए। और ये जो क्वेश्चन है इसको पॉज करके पढ़िएगा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस कहाँ-कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपके इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और इसी के साथ-साथ आप जुड़ सकते हैं मेरे वेरियस courses at Study IQ. So till next time, keep liking the video, keep sharing the video, subscribe to the channel, and thank you so much दोस्तों, and जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।